हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड यार, हर बार आप लोगों से बातें करने चला आता हूँ मैं भी, लेकिन जब तक आपसे बातें ना करूँ, आपसे मुलाकात ना करूँ तो मन भी कहाँ लगता है। कुछ ऐसा ही विद्यालय का माहौल है। मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे पीछे, मैं अपने ही रूम में बैठा हूँ, लेकिन मेरे सामने जो हैं वो आज बहुत ख़ास हैं। मिलाऊंगा आपको और बातें करेंगे उनसे। और आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, जो मॉडर्न टीचिंग हो गई है, और जो टीचर्स को किस तरह से अपने आप को वेल इक्विप्ड रखना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है, ये सारी बातें। और मेरी बातें तो सुनते रहते हैं। चलिए उनकी तरफ कैमरा करते हैं और उनसे मुलाकात कराता हूँ आपकी, उन्हीं की आवाज़ में। उन्हीं से पूछेंगे कौन है, क्या है, लेकिन बहुत ख़ास है। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। और अ, नमस्कार सभी आपके व्यूअर्स को नमस्कार। क्या बात है सर, आपकी आवाज़ मुझे पहले तो आप सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर बातें करते हैं। हाँ, मेरा नाम ब्रिजलाल और मैं यहाँ पे टीजीटी हिंदी हूँ और लगभग 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मतलब आदर्श विद्यालय जी, है ना, आदर्श एम एस विद्यालय। बी एच हाँ में, जी सर। NIPVD। तो सर आपकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी लग रही है, पहले तो इसका उत्तर दे दीजिए हाँ मुझे। सर, लास्ट ईयर मेरे कुछ वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हम्म। तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि मई 2023 मैंने बिल्कुल साइलेंट मोड में निकाला है। मौन है ना, व्रत। मौन व्रत था पूरा। डॉक्टर्स की एडवाइस थी बोलना बिल्कुल नहीं है, तो मई महीना पूरा मौन था सर। उसके मुश्किल बाद रहा थोड़ा, होगा मौन हाँ, रहना, काफ़ी मुश्किल रहा सर। क्योंकि बीइंग अ टीचर और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड के भी। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है सर। एक अगर आप स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ को पढ़ा रहे हो और उसमें भी डिसेबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ में भी विजुअल इम्पेयरमेंट को पढ़ा रहे हो, तो वहाँ आपकी आवाज़ का बहुत महत्व हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था वो, कि यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल से मुझे कहा गया था कि दिल्ली जाने के लिए कहा गया था। हम्म। कोई टेस्ट वगैरह बताए थे उन्होंने होने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर चेंज किए, तो विवेकानंद नेत्रालय में डॉक्टर साक्षी हैं, तो उनको दिखवाया, तो उन्होंने चेक किया, कुछ थेरेपी वगैरह बताई, तो 2-3 महीने में काफ़ी रिकवर कर लिया था। लेकिन अब उन्होंने बिना माइक के पढ़ाने के लिए मना किया था, और इसीलिए मैं छोटा सा माइक के सामने है अच्छा, तो इसका इसकी यूज़ वजह कर रहा से हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बदली बदली सी लगी। जी। ये माइक कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका महत्व है सर, ये पहले बता दीजिए जरा। सर, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें एफएम से लेकर, इसमें ब्लूटूथ, आप ब्लूटूथ नहीं है, यूएसबी से कोई कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और एफएम भी इसमें है। और आपके वॉइस को बढ़ा के बोलने के लिए एक बहुत बढ़िया एक इक्विपमेंट के रूप में हमारे बीच में है। ओके। और ये आपका माइक जो आप हाँ यूज़ सर, कर ये रहे माइक हैं है बोलने वाला है ना, पूरा ये उसके साथ में। बिल्कुल आप लगाए जी, रखिए। हाँ। लगाए रखिए। और जब आप क्लास में टीचिंग करते हैं, मैंने आपको देखा है कि तब भी आप ये कर रहे हैं। एक तरह से जहाँ आवाज़ का महत्व है, शुरुआत में क्या स्टूडेंट्स ने किसी तरह का ये बोला कि सर आपकी आवाज़ बदली बदली सी लग रही है? सर, मेरे लिए तो एक मेरी प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन था, लेकिन बच्चों के लिए उनके इंटरेस्ट को और बढ़ाने का एक जरिया था। अरे सर की आवाज़ को क्या हो गया, कुछ अजीब लग रही है, और सुनने में उनको अच्छा लग रहा था। क्या बात है, और और अभी भी, क्लैरिटी आ रही हाँ, होगी। अभी भी होता है क्लास में। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें अगर बच्चों को इंटरनेट से दिखानी है, मोबाइल से कनेक्ट करना, तो उसको मोबाइल से कनेक्ट करके उसकी जो साउंड है उसको पूरे क्लासरूम तक आराम से, वो सब बच्चों तक आसानी से पहुंच जाता है। क्या बात। तो सर आज की अगर शिक्षण पद्धति की बात करें या आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात करें, तो कहते हैं ना कि वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है, और टाइम का जो पेस है यानी कि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ आपकी एक और ये आपके जो आपकी दिक्कतें आ रही थी उसका सॉल्यूशन था, वहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आज की जो शिक्षा प्रणाली है, पद्धति है, उसमें कहीं ना कहीं आपने मॉडर्नाइज किया, क्योंकि आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कितना हेल्पफुल है आपके लिए? सर, ये बहुत हेल्पफुल, मेरे लिए तो हेल्पफुल है ही, और दूसरा यूजफुल भी मैं कहूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। बच्चे आजकल की जो एजुकेशन है, वो सिस्टम वो पहले वाला नहीं रह गया है कि आपको रट के करना है, हर एक चीज़ को क्वेश्चन का आंसर भी तो रट के करना है। आजकल की जो एजुकेशन है वो समझने पे बेस्ड है। जितनी समझ बढ़ सकती है बच्चे की, उतनी बड़ी, केवल बुकिश नॉलेज तक वो सीमित नहीं है। तो एक बढ़िया एक साधन के रूप में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट से या यूट्यूब से कोई ऐसा कोई वीडियो है या और कोई चीज़ है, ऑडियो है कोई, वो बच्चों को सुनानी हो, तो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग बना देता है लर्निंग को साथ साथ में। क्योंकि जो कंटिन्यूसली मैनुअल लर्निंग हम लोग कर रहे हो, कई बार बच्चों के लिए बोरिंग हो जाती है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने विषय को हम जितना इंटरेस्टिंग बनाना चाहें, हाँ, वो हमारे हाथ में है सर। किसी भी मोड से बनाना जी चाहें। जी। और आजकल के बच्चे, जहाँ तक आजकल का देखा जाए, जो एनवायरनमेंट हो गया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट को आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको? इंटरेस्ट जगाना बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है, और जितना हम नया करने की कोशिश करेंगे, उतना बच्चे भी समझते हैं उस चीज़ को, और
इंटरेस्टिंग होगा तो उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाते हैं उस बात को। आपने कभी ध्यान दिया होगा, मैं बच्चों को एग्जाम्पल भी देता हूँ क्लास में, कि आप 2 घंटा पढ़ाई की आपने और आपसे पूछें कि 2 घंटे में आपने क्या पढ़ा, तो आप 10 मिनट में बता दोगे उसे। और वही चीज़ अगर आप लोग एक फिल्म देखने सिनेमा हॉल गए हैं और मूवी देख के आप वापस आ रहे हैं और 3 घंटे की मूवी आप मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटा लगाओगे उसे सुनाने में कि उसके बाद ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि आपने पूरा इंटरेस्ट के साथ आप उस सिनेमा हॉल में बैठे थे और आपने सब चीज़ें जो थी वो बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ी है या देखी है। तो वही सब चीज़ होती है, इंटरेस्ट अगर है आपका तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। और दूसरा, उसको आप वैसे ही जैसे वो घटित हुआ है क्लासरूम में या जो भी एक्टिविटी है, उसको आप शब्द सा या जितनी भी घटना है उसमें ही उनको सबको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इंटरेस्ट का ही खेल है पढ़ाई और कुछ नहीं। सर जहाँ तक आपको जानता हूँ मैं, एक अच्छे स्कॉलर हैं आप, और अभी भी आप हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को बहुत एक्टिव रहते हैं, उसमें हैं। अब मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि एक और जहाँ आप प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, बिल्कुल कम आयु के और जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह हैं अभी, एक और जो परिपक्वता की तरफ जा रहे हैं यानी कि मिडिल सेक्शन को पढ़ाते हैं या ऊपर पढ़ाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है दोनों एज डिफरेंस में, और क्या क्या मतलब आपको लगता है किस तरह से चुनौतियाँ होती हैं? सर मेरे हिसाब से तो क्लासेस का लेवल जितना ऊपर जाता है उतना बच्चों को पढ़ाना इजी है। जो सबसे मुश्किल बात है वो है प्राइमरी में। और मैं तो कहूँगा कि जिसने प्राइमरी में पढ़ा लिया है वो आगे चल के सब लेवल को हैंडल कर लेगा, लेकिन जिसने केवल हायर एजुकेशन में या सीनियर बॉयज़ को, सीनियर गर्ल्स, सीनियर स्टूडेंट्स को केवल पढ़ाया है, उनके लिए प्राइमरी में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। वहाँ आपको एक ऐसे टेम्परामेंट के साथ चलना है कि बच्चे जिस कद के हैं उसी कद में जाके अपने आप को ले जाना है और उस लेवल में जाके पढ़ाना है। वहाँ हम ये नहीं कर सकते कि बड़े बच्चों को लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी सोचें कि हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे और बच्चे अच्छा करेंगे, संभव ही नहीं है। आपको वहाँ उसी लेवल में जाके बच्चों के साथ में रेपो एस्टेब्लिश करके तब जाके आपको वहाँ से चलना है। तो प्राइमरी मस्ट है सर। अगर आपने प्राइमरी टीचिंग कर ली है तो उसके बाद ऊपर की क्लासेज को पढ़ाने में आपको कभी परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। यानी कि अगर मैं इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे लेके आऊँ तो अगर आपने बेसिक कोचिंग ग्रास रूट पे जिसने कोचिंग कर ली वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करके ऊपर जा सकता है। अच्छे जब आते हैं स्टेट के या नेशनल को तो उनको ट्रेन कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि एक और स्पेशल एजुकेटर है ना जो, और उस दूसरी तरफ एक जो मेन स्ट्रीम के टीचर्स हैं और वो लोग, और आपको दोनों तरह के, क्योंकि आप पेरेंट भी हैं और उसके बाद स्कूल्स में भी जाते हैं, पीटीएम में जाते हैं, तो कितना क्या डिफरेंस आपको, बेसिक डिफरेंस क्या लगता है दोनों टीचिंग में? सर टीचिंग में जहाँ तक स्पेशल एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे स्पेशल है तो ये एजुकेशन स्पेशल ही है। इसमें क्या है, आपको इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें जो नॉन डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या रेगुलर स्कूल्स में अगर हम जाके बात करें देखें तो एक टीचर 100 स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, मोर देन 100 भी है तो वो भी आराम से आप टीच कर सकते हैं उनको। लेकिन स्टूडेंट विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ या दूसरी डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो नीड्स होती है वो डिफरेंट होती है। और उनकी नीड्स को होता ऐसा भी होता है कि जो नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है सब, लेकिन उनकी नीड्स का उतना ज़्यादा फर्क पढ़ाई पे नहीं पड़ता है। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे उनकी नीड और उनका लर्निंग स्टाइल वो सब चीज़ अलग होती है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है सर दूसरे स्कूल्स के मुकाबले। क्या बात है सर। चलिए सर, आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि अगर आगे बढ़ने के लिए अगर हुनर है तो हुनर के साथ साथ अपने आप को समय के साथ चलाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए किस तरह से क्लासेस ले रहे थे और कैसे मैंने पकड़ा और किस तरह से आए, ये झलकियों में देखिए आगे। तो आया नहीं है ना, जिया ना सुने LEIMA लाइमा। They were loved dearly by the people, the 92 and Laima on their part। बेटे नेवर में ना .5 से एवर होता है ना, नेवर है NEVER, तो ER.5 लगना है यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं आपको N लिखना था और .5 ठीक है? तो जैसे एवरीवन वगैरह भी आता है ना तो उसमें एवरी का नहीं लगाओगे, .5 से एवर होगा फिर वाई लगाओगे, ठीक है? .5 जो है वो कहीं भी यूज हो जाएगा ना पार्ट ऑफ वर्ड के रूप में। स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर
देयर पीपल आंगन के लिए मिट्टी को उंगली से दौड़ाया, मिट्टी के नीचे सेब के बीज दबा दिए और दोनों काम किए।